हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज का टॉपिक है स्टॉक वैल्यूएशन और हाउ टू कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ स्टॉक। तो बेसिकली ये वीडियो दो पार्ट का है और पहले पार्ट में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि स्टॉक वैल्यूएशन क्यों करते हैं और उसके बेसिक्स क्या हैं और स्टॉक वैल्यूएशन करने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरे पार्ट में मैंने बताने की कोशिश की है कि मेथड्स क्या हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग रियल में। तो चलते हैं पार्ट 1 की तरफ आगे बढ़ते हैं कि बेसिक्स है। तो दोस्तों, स्टॉक इन्वेस्टिंग का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है बाय लो एंड सेल हाई। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है और कैसे पता चलेगा कि हम लोग लो पे हैं अभी या प्राइस हाई पे है अभी, कैसे पता चलेगा। तो लोग सोचते हैं कि अगर हमने पहले से कंपेयर किया और पहले से अगर स्टॉक का प्राइस लो चल रहा है तो लो पे है, पहले से हाई चल रहा है एक महीने पहले से तो हाई पे है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आज स्टॉक का प्राइस ये होता तो हम लोग बोलते कि लो है क्योंकि पहले हाई ये था। लेकिन अगर आज स्टॉक का प्राइस ये चल रहा होता तो आप बोलते अभी भी लो है क्योंकि पहला हाई ये था। लेकिन दोस्तों, स्टॉक का प्राइस तो कभी ये भी हुआ करता था। तो यहाँ से और यहाँ से कंपेयर करें तो अगर हम यहाँ पे हूँ तो हम अभी भी बहुत ही हाई प्राइस पे करेंगे उस स्टॉक का। तो कैसे पता करें? चलिए, तो मैं एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूँगा, इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिकली है क्या? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपका ऑफिस 3 किलोमीटर दूर है आपके घर से और आप पैदल भी जा सकते हैं 3 किलोमीटर, आप बाइक से भी जा सकते हैं, आप कार से भी जा सकते हैं। तो कार मान लीजिए आपको 3 लाख रुपए की पड़ती है आज, एक सस्ती सी कार खरीदेंगे तो। और एक एक्टिवा बाइक है फॉर एग्जांपल, 50,000 जिसकी कीमत होती है या 60,000 कीमत होती है। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन आया और उसकी कीमत कोई टैक्स लगा कर 2.5 लाख कर दी जाए तो क्या आप खरीदेंगे एक्टिवा? शायद आप नहीं खरीदेंगे क्योंकि 3 लाख रुपए में तो आपको कार मिल जाएगी। लेकिन मान लीजिए सरकार ने बोला सब्सिडी देते हैं और 20,000 रुपये में एक्टिवा मिलने लग गई, तो आप पैदल भी जाना अगर पसंद करते हो तो एक बार को 20,000 रुपये लगा के एक्टिवा खरीद लेंगे। तो एक्टिवा की इंट्रिंसिक वैल्यू है 50,000, उसका प्राइस 2.5 लाख भी हो सकता है और 20,000 भी हो सकता है। तो ये ग्राफ देखिए दोस्तों, ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ये बेसिकली हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू लाइन है। किसी भी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू धीरे धीरे करके बढ़ती है टिपिकली, और ये उसकी प्राइस लाइन है। तो हम किसी भी पॉइंट पे हों, अगर हम यहाँ पे हैं मान लीजिए इस पॉइंट पे हैं, तो हमको हमेशा कंपेयर करना चाहिए क्या इंट्रिंसिक वैल्यू उसके प्राइस से ज़्यादा है। अगर आप इस प्राइस पे अगर आप खड़े हैं आज तो ये ज़्यादा है, आपको स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वैल्यू इन्वेस्टिंग के अगर हवाले से बात करें तो। लेकिन वही अगर आप यहाँ पे आज खड़े हैं इस प्राइस पे या इस प्राइस पे, तो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है स्टॉक का प्राइस, तो आपको खरीद लेना चाहिए स्टॉक को। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, जिसको कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले या वैल्यूएशन करने से पहले हमें एक छोटा सा टेस्ट कर लेना चाहिए कंपनी का, क्या हमको उसका वैल्यूएशन करना चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो उसको हमको पहले देखना चाहिए, जिससे पता चलेगा कि उस कंपनी का रिसर्च एफर्ट वर्थ है या नहीं। सबसे पहले उस कंपनी का हम ईपीएस देखते हैं कि ईपीएस की ग्रोथ कैसे कैसे हुई है और 3 साल का एवरेज ईपीएस क्या है। एवरेज क्यों देखते हैं? क्योंकि हो सकता है कंपनी का इस साल का ईपीएस एकदम से एक्स्ट्राऑर्डिनरली हाई हो या एकदम से कम हो गया हो। जैसे कोविड का सिचुएशन चल रहा है तो एकदम से कम हो सकता है, लेकिन कोविड की सिचुएशन से हम कंपनी का फ्यूचर नहीं असरटेन कर सकते, इसलिए हम एवरेज लेते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है प्राइस बाय अर्निंग रेशियो। तो करंट प्राइस को अगर हम अर्निंग से डिवाइड करते हैं तो हमको एक नंबर मिलता है। लेकिन वो नंबर बताता क्या है दोस्तों? वो नंबर ये बताता है कि 1 रुपये कमाने के लिए हमको उस कंपनी का अर्निंग 1 रुपये कमाने के लिए कितने टाइम्स प्राइस पे करना पड़ रहा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ।
मान लीजिए कोई एफडी है, कोई बैंक है जो आपको एफडी पे 10 रुपये दे रहा है इंटरेस्ट रेट 1 साल का। तो अगर आप 100 रुपये पे करते हैं और 10 रुपये अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो आपने 10 रुपये कमाने के लिए उस बैंक को 100 रुपये दिए, तो आपका पी रेशियो हो गया 100/10, 10 का पी हो गया। उसी तरह अगर एक कंपनी का पी सपोज करिए 20 है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको 1 रुपये कमाने के लिए उस कंपनी को 20 रुपीज़ देना पड़ रहा है। तो आपका रिटर्न क्या हुआ दोस्तों? तो आपका रिटर्न हो गया 1/20, दैट इज़ 5%। तो आपकी जो यील्ड है वो 5% ही हुई। लेकिन ये ओनली मेज़र नहीं है उस कंपनी का वैल्यूएशन के लिए, या उस कंपनी को डीमेरिट्स और मेरिट्स कंसिडर करने के लिए और भी चीज़ों को हमको देखना पड़ता है। अगला है प्राइस बाय बुक वैल्यू रेशियो। बुक वैल्यू क्या है? बुक वैल्यू बेसिकली आपका असेट में से अगर सारी लाइबिलिटीज़ में डिडक्ट कर दूँ उस कंपनी की, तो ओनर के पास जो बचता है वो बुक वैल्यू होता है। आपका मार्केट प्राइस कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका बुक वैल्यू तो फिक्स रहेगा। तो अगर मान लीजिए आपकी कंपनी का बुक वैल्यू 1 रुपये है और प्राइस अगर आप 2 रुपये पे कर रहे हैं, तो आपका पी भी प्राइस बाय बुक वैल्यू हो जाएगा 2 रुपये, यानी आप डबल पे कर रहे हैं उसके बुक वैल्यू के हिसाब से। तो हम ये भी देखते हैं कि इंडस्ट्री के मुकाबले या कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से उस कंपनी का प्राइस बाय बुक वैल्यू कितना है। बैंक्स और फाइनेंशियल्स का बुक वैल्यू जो होता है बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है, तो उनमें हम खासकर ये प्राइस बाय बुक वैल्यू देखते हैं। अगला रेशियो है पेग रेशियो। देखिए, किसी कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा आप पे कर सकते हैं उसके लिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो बहुत ग्रो कर रही हो फास्ट। तो अगर आज आपने भले ही 20 रुपये पे किए 1 रुपये कमाने के लिए, तो हो सकता है वो फ्यूचर में 10 रुपये कमाए, लेकिन आपने आज कितना पे किया है? 20 रुपये ही पे किया है। तो आपका जो यील्ड हो जाएगा वो 50% हो जाएगा। तो हम प्राइस अर्निंग बाय ग्रोथ भी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अगर ये 1.5 और 1 से कम होता है तो एक अच्छा रेशियो मानते हैं उसको। अगला है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड बेसिकली बताता है कि आपको डिविडेंड कितना मिला और आपने प्राइस कितना पे किया था। मान लीजिए आपको इस साल 10 रुपये डिविडेंड मिला और आपने 100 रुपये उस कंपनी का प्राइस पे किया था, तो आपको 10% तो डिविडेंड में ही मिल गया। अगर उस कंपनी का प्राइस अप्रिशिएट भी नहीं होता है तभी भी आपने 10% कमा लिया। अगला कॉन्सेप्ट है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो जितने शेयर होल्डर्स हैं उनका जो इन्वेस्टमेंट है उस पर कितना इनकम हो रहा है कंपनी को, बेसिकली ये वो फिगर होता है जो कि इंडेक्स के रिटर्न से ज़्यादा होना चाहिए। नहीं तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर लो, तो 15% से ज़्यादा अगर ROE है तो वो एक अच्छी कंपनी मानी जाती है दोस्तों। अगला कॉन्सेप्ट है ROCE। ROCE बेसिकली एक ऐसा नंबर है जो कि इन्वेस्टमेंट को, इक्विटी और डेट को दोनों को कंसिडर करता है और रिटर्न देता है। ये भी अगर 10% से ऊपर है तो बहुत अच्छा रेशियो माना जाता है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ 15% से ऊपर का ROCE। और ROIC भी एक और रिलायबल नंबर है, ROCE से और ROE से ज़्यादा रिलायबल नंबर है व्हेन इट कम्स टू रेशियोज। तो इसको भी कंसिडर करना चाहिए आपको। मैं कैलकुलेशन में नहीं घुसूंगा क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और क्योंकि इंटरनेट पे ये सारे अवेलेबल है प्री कैलकुलेटेड, तो हमको उधर अपना एफर्ट वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ROIC एक और रिलायबल नंबर है। तो तीनों में आप ROIC पे ज़्यादा भरोसा करें, और बेसिकली 10% से ज़्यादा ROIC और 15% से ज़्यादा ROE की अगर किसी कंपनी की है तो उसको हमें ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। डेट बाय इक्विटी रेशियो बहुत ही आसान सा रेशियो है, कितना डेट है और कितना कंपनी का इक्विटी है। अगर ये रेशियो 0.5 से नीचे है तो एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ है कंपनी की। उसी तरह करंट रेशियो, जो कि करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का रेशियो होता है, अगर वो 1.5 से ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा है, 2 से ज़्यादा हो तो और भी अच्छा है दोस्तों। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये रेशियो ये बताता है कि आपकी कंपनी कितना अर्न कर रही है और कितना इंटरेस्ट से कितने टाइम से अर्न कर रही है। मान लीजिए आपको 10 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ रहा है हर साल, आपकी कंपनी 100 रुपये हर साल अर्न कर रही है, तो आप 5 टाइम्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, जो कि एक अच्छा नंबर है। तो वो कंपनी की अर्निंग अगर आधी भी हो जाए तभी भी आपको इंटरेस्ट पे करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला जो नंबर है जिस पर हम ध्यान देते हैं वो है 10 ईयर्स एवरेज सेल्स ग्रोथ और 10 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ।
ये दोनों नंबर्स हमको बेसिकली बताते हैं कि ये कंपनी स्ट्रॉन्ग है या नहीं, ग्रो कर रही है या नहीं, उसका बिजनेस परफॉर्मेंस कैसा है। इसको हम उनके कॉम्पिटिटर्स और इंडस्ट्री से कंपेयर करते हैं तो हमको एक अच्छा आइडिया हो जाता है कि कंपनी कितना अच्छा कर रही है। उसके बाद आता है दोस्तों फ्री कैश फ्लो। ये इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉफिट फिगर। तो दोस्तों फ्री कैश फ्लो बेसिकली ये बताता है, ठीक है, अर्निंग्स पर शेयर क्या है। अर्निंग्स पर शेयर में जो हमको पैसा या कैश मिला नहीं है कस्टमर से वो भी इंक्लूडेड रहता है, क्योंकि हम क्रेडिट पे बहुत सारा बिजनेस करते हैं। लेकिन फ्री कैश फ्लो में खाली वो पैसा होता है जो हमारे पास कस्टमर्स के द्वारा हमारे पास आ गया है कंपनी के ऑपरेशंस के थ्रू, और हमारा प्लांट इक्विपमेंट या नई फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट करने के बाद जो हमारा पैसा बचता है वो फ्री कैश फ्लो होता है, वो आपकी रियल अर्निंग होती है। तो एक बहुत अच्छा नंबर होता है किसी भी स्टेबल कंपनी को वैल्यूएशन के लिए। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मान लीजिए आपने एक इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट की। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्यूचर अर्निंग्स का एक एस्टिमेट बनाएंगे, उसके हिसाब से कितना वैल्यू है कंपनी का वो कैलकुलेट करेंगे। लेकिन फ्यूचर तो किसी ने देखा नहीं है, हम गलत भी हो सकते हैं, तो हमको हमेशा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना पड़ेगा। सपोज करिए आपने किसी कंपनी का वैल्यू कैलकुलेट किया 100 रुपये, लेकिन आप गलत भी हो सकते हैं, तो हम मान के चलेंगे उस कंपनी का वैल्यू है 50 रुपये ही, क्योंकि वो जो इंट्रिंसिक वैल्यू वो कुशन है, हमारे गलत होने पे क्या होगा वो उसका कुशन है। तो अगर हम 10% या 20% भी गलत हों तभी भी हमको उतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा, इसलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो ये था दोस्तों पार्ट 1 जो कि बेसिक्स थे। पार्ट 2 जो मेथड्स हैं वो मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा, उसको ज़रूर देखें और कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक दें कि क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था या कुछ क्लैरिफिकेशन हो तो मैं ज़रूर उसका समाधान करने की कोशिश करूँगा, या फिर किसी टॉपिक पे आप एक वीडियो बनाना आपको चाहिए कि मैं वीडियो बनाऊँ तो मैं उस पर बनाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले पार्ट में।